नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक प्रदेश में मानसून की संभावना को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे हो गया सक्रिय, आवश्यक सुरक्षा उपायों को किया लागू। विजय कुमार स्वामी सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ को मोदी कैबिनेट में शामिल करने के लिए कर रहे हैं पुरजोर पैरवी। लोकसभा चुनाव 2024 में सिद्धरामैया एंड टीम ने डीके सुरेश को हराने की साजिश रची। तुमकुरू ग्रामीण भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा ने किया दावा। डीएमके ने तमिलनाडु में नीट परीक्षा हटाने का केंद्र से किया अनुरोध। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मांगी मदद। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर रचेंगे इतिहास। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 3 साल बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध ज्योतिष ने की भविष्यवाणी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक प्रदेश में मानसून की संभावना को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे सक्रिय हो गया है। रेलवे ने आगामी मानसून के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू किया है। रेलवे का उद्देश्य संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्बाध रेल सेवाएं जारी रखना है। मैसूर रेल मंडल के सकलेशपुर, सुब्रमण्या रोड और हुबली मंडल के कैसल रॉक, कुलेम घाट खंडों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महाप्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को विशेष रूप से मानसून के दौरान सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित इंजीनियरिंग अधिकारियों को अचानक बारिश, तूफान या मौसम की स्थिति में बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कड़ी निगरानी रखने तथा निकट समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल नेता एचडी कुमारस्वामी अपने बहनोई बेंगलुरु ग्रामीण सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के लिए मंत्री पद की पैरवी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को हराने वाले मंजुनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद के इच्छुक हैं। सूत्रों ने बताया कि कुमारस्वामी ने शनिवार को यहां गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनसे भाजपा के कोटे से कैबिनेट के लिए मंजुनाथ पर विचार करने का अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जेडीएस कोटे से कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह देने का वादा किया था, लेकिन भगवा पार्टी के शीर्ष नेता मंजुनाथ को शामिल करने पर अनिच्छुक थे। पार्टी के एक नेता ने कहा, भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि पार्टी ने एक परिवार एक पद का फॉर्मूला अपनाया है, इसलिए वे कुमारस्वामी या मंजुनाथ में से किसी एक को समायोजित कर सकते हैं, दोनों को नहीं। तुमकुरू ग्रामीण भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा ने शनिवार को उस समय बम फोड़ दिया जब उन्होंने दावा किया कि यह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी टीम थी जिसने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश की हार सुनिश्चित की। बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के सांसद सुरेश हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर सीएन मंजुनाथ से 2.69 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सुरेश गौड़ा ने कहा कि सुरेश को हराने की साजिश शिवकुमार के आत्मविश्वास को कम करने और उनके सीएम बनने की संभावना को कमजोर करने के लिए थी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के लोकसभा के लिए चुने जाने पर उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी ने कहा है कि वह खुद को पूर्णकालिक राजनीति में शामिल करेंगे। मैंने पूर्णकालिक राजनीति में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए सिनेमा से ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि राजनीति में मेरी जिम्मेदारी अधिक है। निखिल ने कहा, वह शनिवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वह चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र कुमारस्वामी द्वारा प्रतिनिधित्व पर आसन्न उपचुनाव लड़ेंगे। निखिल ने कहा कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के नेता उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। हैदराबाद शहर के लिबर्टी चौराहे पर सांप की मौजूदगी से राहगीरों में सनसनी फैल गई। हिमायतनगर लिबर्टी चौराहे के पास लोगों ने एक सांप को केबल के तारों से सिग्नल पोल की ओर जाते हुए देखा। उनमें से कुछ तो डर के मारे वहीं रुक गए और कुछ इस विचित्र दृश्य को देखने के लिए रुक गए। मोटरसाइकिल और कारों पर सवार लोगों ने अपने वाहन सड़क पर रोक दिए। उन्होंने इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। लिबर्टी चौराहे पर सांप की फोटोग्राफी के कारण 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। बाद में सांप सिग्नल पोल से उतरकर बगल की खाली बिल्डिंग में चला गया। सांप के जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था बहाल। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह से एक रात पहले डीएम के सांसद दल की बैठक में उन्होंने केंद्र से तमिलनाडु को नीट से छोड़ देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इसमें एनडीए नेताओं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी मदद मांगी। बैठक में डीएमके की जीत को लोगों की ओर से केंद्र के सौतेले व्यवहार के प्रति स्पष्ट प्रतिक्रिया भी बताया गया है। मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने सांसदों से संसद में रचनात्मक आलोचना के लिए मजबूत इंडिया ब्लॉक विपक्ष का इस्तेमाल करने के लिए कहा। नीट नतीजों में घोटाले के आरोपों के बीच डीएमके ने एनडीए का खंडन करने की मांग की है। साथ ही डीएमके सांसदों ने भारी जीत के लिए तमिलनाडु की जनता को धन्यवाद दिया। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कोथागुड़म के विधायक सांबशिवा राव ने भारत नगर सीपीआई पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनता ने जाति और धार्मिक को देखकर वोट दिया। आने वाले दिनों में और भी कम बहुमत आएगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद हिमतुल्ला की रिपोर्ट। కొత్తదనానికి కొత్త వరవడికి రూపకల్పన చేసి పాత్రికేయ వృత్తిలో ఈనాడు అనే పత్రికను స్థాపించడం ద్వారా ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన రామోజీరావు గారు ఇవాళ మన మధ్య లేకపోవటం, ఈరోజే ఆయన అసూలు బాయటం చాలా దురదృష్టకరం. అలాగే ఆయన అనేక ప్రయోగాలు చేశారు. కింది స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చారు. అటు చిట్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే పచ్చళ్ళ వ్యాపారం ద్వారా కానీ అలాగే మార్గదర్శి ద్వారా కానీ ఏ విధంగా అయినా సరే ముందు స్టెబిలైజ్ అయ్యి సెటిల్ అయ్యి ఆ తర్వాత ప్రింట్ మీడియాతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఈటీవీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో పెట్టిన మొదటి ఛానల్ అది. అట్లాగే ఇప్పుడు అన్ని ఫ్రాంచైజీలని వేరువేరుకి ఇచ్చినా కూడా ఈటీవీ ఈనాడు మాత్రం ఇంకా ఆయన నడుపుతూ ఉన్నారు. తద్వారా అనేక మందికి కొన్ని వేల మంది ఈనాడు ఈటీవీల్లో శిక్షణ పొందారు. వేలాది మంది ఇప్పటికీ नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा करते हुए भारत की आजादी के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस विशेष आयोजन के लिए दुनिया भर के जाने माने राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी 3.0 में एनडीए के कई घटक दल भी शामिल होने जा रहे हैं। इन घटक दलों में सबसे अहम भूमिका टीडीपी और जेडीयू की होने वाली है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिन बाद मोदी 3.0 के तहत नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में एनडीए के घटक दलों को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि टीडीपी ने मंत्रिमंडल में 3 सांसदों पर एक मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा था। हालांकि बाद में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने इन तमाम अटकलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि हमने ऐसी कोई मांग नरेंद्र मोदी से नहीं की है। श्रीलंका से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने एक बार बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें जीती है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्हें दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर 3 लाख से ज्यादा वोटों पर जीत हासिल की है। इसी कड़ी में लोगों को धन्यवाद देने के लिए वो 11 जून को रायबरेली जाएंगे। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर 3 लाख से ज्यादा वोटों पर जीत हासिल की है। इसी कड़ी
में लोगों को धन्यवाद देने के लिए वो 11 जून को रायबरेली जाएंगे। जानकारी के अनुसार राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी 11 जून को रायबरेली जाएंगे। इस दौरान वो वहां के लोगों को मिलेंगी और उन्हें धन्यवाद कहेंगे। इसके अलावा 12 जून को राहुल गांधी वायनाड भी जा सकते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अटकलों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि सबसे पहले राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पानी की अनुपलब्धता का संकट है। राज्य में गांवों के बीच लंबी दूरियों की वजह से सर्विसों की डिलीवरी आसान नहीं है और इस पर भारी व्यय होता है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि इस रेगिस्तानी राज्य के विशेष राज्य की मांग पहले पूरी की जानी चाहिए। अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। मीडिया की खबरों से लगता है कि इस सरकार की स्थिति कमजोर होने के कारण बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, परंतु पानी केवल 1% ही है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की भर्ती में भारी गिरावट आई है, लेकिन विदेशी आतंकियों की संख्या बढ़ गई है। इस मुद्दे पर डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की शांति के लिए पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती पर नियंत्रण किया गया है, लेकिन विदेशी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख आर स्वैन ने कहा कि 70 से 80 विदेशी आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर की मौजूदा शांतिपूर्ण स्थिति के लिए खतरा बन रहे हैं। डीजीपी ने दोहराया कि आतंकवाद स्थानीय से विदेशी आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। युवाओं को बंदूकों से दूर रखने का हमारा प्रयास सफल रहा है। इससे कई महिलाओं को विधवा होने से बचाया गया है, कई परिवारों को बर्बाद होने से बचाया गया है और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई गई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इसी कड़ी में सभी के दिल में एक ही सवाल है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा और क्या वो इस बार भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इसको लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर शिल्पी धर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा, अभी 3 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी उनकी कुंडली में 3 साल और राजयोग है, ऐसे में वो अभी 3 साल प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 3 साल के बाद उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी जगह पर अमित शाह, नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक प्रदेश में मानसून की संभावना को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे हो गया सक्रिय, आवश्यक सुरक्षा उपायों को किया लागू। विजय कुमार स्वामी सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ को मोदी कैबिनेट में शामिल करने के लिए कर रहे हैं पुरजोर पैरवी। लोकसभा चुनाव 2024 में सिद्धरामैया एंड टीम ने डीके सुरेश को हराने की साजिश रची। तुमकुरू ग्रामीण भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा ने किया दावा। डीएमके ने तमिलनाडु में नीट परीक्षा हटाने का केंद्र से किया अनुरोध। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मांगी मदद। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर रचेंगे इतिहास। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 3 साल बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध ज्योतिष ने की भविष्यवाणी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।